हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेक्टर एमकेएस। आज के इस वीडियो में जो है क्लास 12th का जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चूँकि हर एक चैप्टर का पार्ट वाइज जो है वीडियोस अपलोड होंगे, तो एक एक करके जो है आप उसकी लाभ उठाएं। ठीक है, सॉलिड स्टेट को हम हिंदी में कहते हैं ठोस अवस्था। ठीक है, अब ठोस अवस्था को समझने से पहले जो है हमको मैटर को समझना जरूरी है। ठीक है, कि मैटर क्या होते हैं। जैसा कि आपने जो है अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के रखा होगा कि मैटर यानी कि जिसे हम कहते हैं द्रव्य। ठीक है, तो द्रव्य किसे कहते हैं? तो ऐसी कोई भी चीज़ जो स्पेस में जगह लेता हो। ठीक है ना, यानी कि दोज थिंग्स ऑक्युपाई स्पेस, यानी कि ऐसा कोई भी चीज जो आकाश में अपना स्थान घेरता हो या स्पेस में कुछ जगह धारण करता हो, उसे हम कहेंगे द्रव्य। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि अगर जो है एक बुक रखा हुआ है, तो बुक का कुछ शेप और साइज होगा, या पेन रखा हुआ है, या कोई भी ऐसा थिंग्स जो रखा हुआ है, वो शेप और साइज को कहीं ना कहीं जो है वो कोई रखेगा, तो वो जो है क्या कहलाएगा? वो सारे की सारी चीज जो है द्रव्य कहलाएंगे, मैटर कहलाएंगे। ठीक है, तो अब हम चीजों को समझ लेते हैं कि जो अवस्था है, यानी कि जो पदार्थ की अवस्था है, उसको जो है मुख्यतः तीन भागों में बांट दिया गया। एक तो सॉलिड, दूसरा लिक्विड, और तीसरा गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो हमको इस चैप्टर में, यानी कि क्लास 12th का जो ये फर्स्ट चैप्टर है, हमको केवल और केवल जो है सॉलिड स्टेट्स के बारे में जो है हमको स्टडी करना है। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन फिर भी हम इन तीनों को थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस की अगर हम पहचान करें इनकी अवस्थाओं को, तो देखिए दो दो तरीकों से इनकी पहचान किया जा सकता है। पहली बात तो इनका आयतन क्या होता है, आयतन के बेसिस पे। ठीक है, वॉल्यूम जिसे कहते हैं। तो सॉलिड में क्या होता है कि वो जो है डेफिनिट होता है, यानी कि निश्चित होता है। इनका आयतन जो है घटता बढ़ता नहीं है, वो हर जगह समान होता है, निश्चित होता है। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में भी डेफिनिट होता है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, यानी कि सॉलिड लिक्विड में दोनों में जो है इनका आयतन निश्चित होता है, जबकि गैस में जो है ये अनिश्चित होता है। ठीक है, यानी कि गैस में जो कैसा होगा? अनिश्चित होगा, इनडेफिनिट होगा। ठीक है, अगर आयतन की बात हो गया है तो आकार की बात हम कर लेते हैं, यानी कि आकृति कैसी होगी। तो देखिए, ये जो सॉलिड होता है ना, इसमें आकृति क्या होती है? ये भी डेफिनिट ही होती है, निश्चित होती है। और इसमें लिक्विड के केस में क्या होगा? यहाँ पे जो है ये होगा अनिश्चित, यानी कि इनडेफिनिट। और गैस के केस में क्या होगा? यहाँ पे इनडेफिनिट होगा। यानी कि इन दोनों के केस में जो है इसका आकृति क्या होगा? अनिश्चित होगा। और सॉलिड के केस में क्या होगा? इसका जो है आकृति डेफिनिट होगा। यानी कि वॉल्यूम और शेप साइज की बात करें तो बोथ आर डेफिनिट इन द केस ऑफ सॉलिड स्टेट, बट इन केस ऑफ लिक्विड स्टेट द वॉल्यूम इज डेफिनिट, बट जो शेप और साइज है वो इनडेफिनिट होगा। एक छोटे से एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। सोचिए कि अगर आपके पास कोई सॉलिड हो, या मान लीजिए ये कोई सॉलिड मटेरियल हो। ठीक है, तो इसका क्या होगा? इसका जो वॉल्यूम होगा वो, अगर मान लीजिए ये 3 kg का है, तो 3 kg का ही रहेगा। यानी कि इसका जो वॉल्यूम है वो डेफिनिट है। शेप और साइज भी घटेगा बढ़ेगा नहीं, वो भी क्या होगा? डेफिनिट होगा। जबकि लिक्विड की बात करते हैं, तो लिक्विड के केस में क्या होगा कि सपोज करिए एक हमारे पास जो है ये एक ग्लास है।
ठीक है। अब इस ग्लास में जो है वाटर जो है 1 लीटर आता हो, ठीक है, और इसी को हम एक पानी को हम एक बकेट में डाल देते हैं, ठीक है, इसी पानी को हम एक बाल्टी में डाल देते हैं, तब भी ये पानी जो है क्या होगा, 1 लीटर ही होगा, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे कि ये जो आकृति है ये चेंज हो जाएगा, यानी कि इसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। वो पानी जो पूरे ग्लास में भरा हुआ था, जब वो उसे बाल्टी में डाले तो वो क्या हुआ, वो जो है उसकी बॉटम में ही रह गया, यानी कि उसके निचले हिस्से में ही रह गया। और यहाँ पे वही पानी क्या था, पूरी की पूरी जो है ये ग्लास को भर के रखा था। तो इससे पता चलता है कि जो लिक्विड होता है उनकी जो आकृति होती है उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो सेम रहता है, निश्चित रहता है। तो ये 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा। इन केस ऑफ गैस स्टेट बोथ आर इंडेफिनिट, यानी कि दोनों के दोनों जो है अनिश्चित होंगे, ठीक है। और देखिए सॉलिड में जो है जो अंतरा अणुक बल होता है वो प्रबल होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जो सॉलिड होता है उसमें अंतरा अणुक बल होता है वो प्रबल होता है। लिक्विड के केस में क्या होता है, कम प्रबल होता है। और गैस के केस में क्या होता है, ये जो है बिल्कुल ही दुर्बल होता है, ठीक है। तो हम किसी भी स्टेट को, इट मीन्स सॉलिड लिक्विड गैस, इन तीनों को अगर हम देखें तो इनके वॉल्यूम, शेप और साइज और इनके अंतरा अणुक बल, इंट्रामोलिकुलर फोर्स के अकॉर्डिंग जो है इनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। अब स्पेशल जो है हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट, जो कि हमारे क्लास 12th के अकॉर्डिंग जो सिलेबस के हिसाब से रखा गया उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सॉलिड स्टेट का तो हमने बता दिया डेफिनेशन वगैरह क्या होता है। इसको मुख्यतः जो है 2 भाग में बांटा गया है, यानी कि जो सॉलिड स्टेट है इसको इनकी स्ट्रक्चर वगैरह के हिसाब से 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला नंबर आता है जिसे कहते हैं क्रिस्टली ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरे को कहते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमार्फस सॉलिड, यानी कि अक्रिस्टली ठोस एमार्फस सॉलिड और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसे क्रिस्टली ठोस कहते हैं। अब हमको इसको समझ लेना काफी आवश्यक, ठीक है। देखिए ये क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, ऐसा कोई सॉलिड, एक ऐसा कोई ठोस जिनके अवयवी कण, जिनके अवयवी कण या इसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि किसी भी पदार्थ की अवयवी कण कौन से होते हैं, ठीक है। अवयवी कण का मतलब ये है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब ये है कि ऐसे पार्टिकल्स जिससे जो है वो मिल करके, यानी कि वो पदार्थ का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, यानी दोज पार्टिकल विच आर मेक टू ईच अदर टू फॉर्म अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि एक प्रकार के कणों से ये मिलकर के बने होते हैं, ठीक है, उसे अवयवी कण कहते हैं। यहाँ पे हम अवयवी कण को ले लेंगे, या तो वो जो है कोई आयंस होगा, या एटम्स होंगे, या मॉलिक्यूल्स होगा, यानी कि वो कोई परमाणु हो सकता है, अणु हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक खास बात यह है कि जो उनको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो जिस हिसाब से जुड़े होते हैं कहीं न कहीं एक ज्योमेट्रिकल फिगर का फॉर्मेशन कहते हैं। जब वो जुड़े रहते हैं तो वो क्या कहते हैं, एक जो है ज्योमेट्रिकल फिगर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझना, यानी कि कोई न कोई ज्योमेट्री का फिगर जो है वो फॉर्म करेंगे, तो ऐसे को हम कहेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यानी कि इनका अरेंजमेंट जो है इस तरह से होगा कि कोई न कोई ज्योमेट्री का वो फिगर प्राप्त करेगा, ठीक है। वहीं एमार्फस सॉलिड जस्ट इसका उल्टा होता है,
ठीक है, यानी कि ये इनके कण जो है एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं, और जो ज्यामिति जो आकृति है, ज्यामिति आकार है, वो भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे दो चीज़ें समझ लिए कि क्या होता है मैटर, सॉलिड स्टेट क्या है, इनके जो है टाइप्स क्या है। अब अगर हमको आता है ये पूछे कि हम इन दोनों के बीच में कैसे डिस्टिंग्विश करें, यानी कि इन दोनों में अंतर स्थापित कैसे करें, इसको हम समझ लेते हैं। तो एक कॉलम में आप लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखिएगा और दूसरे कॉलम में जो है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड वाला लिखिएगा। ठीक है, तो इसमें पहला ये हो गया कि इनके जो अवयवी कण होते हैं वो एक अरेंजमेंट में होते हैं, एक व्यवस्थित होते हैं, और इसमें पहला हम लिखेंगे उसी का जस्ट उल्टा कि इसमें व्यवस्थित नहीं होते, यानी कि क्रिस्टलाइन में जो उनके अवयवी कण होते हैं व्यवस्थित होते हैं और इसमें व्यवस्थित नहीं होते हैं। दूसरा, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो अस्पष्ट होता है, जबकि इसमें अस्पष्ट नहीं होता है। तो दो हमने यहाँ पे देख लिया। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इनका जो शीतलन वक्र होता है वो जो है, यानी कि इनमें शीतलन वक्र होता है और इसमें शीतलन वक्र नहीं होता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट ये है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को वास्तविक ठोस कहा जाता है, जबकि नॉन क्रिस्टलाइन यानी अक्रिस्टलीय ठोस को जो है अवास्तविक ठोस या अतिशीतित द्रव कहा जाता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के ये कुछ मुख्य जो है अंतर हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इनके बंधों के आधार पर वर्गीकरण। अभी हमने क्या देखा, द डिफरेंसेस क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, यानी कि उनके कणों की व्यवस्था के हिसाब से जो है हमने देखा कि क्या उनके मॉलिक्यूलर जो है अरेंजमेंट हैं और किस तरह से जो है वो कितने टाइप्स के हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट पॉइंट जो नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन है ये है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्ड्स, यानी कि बंधों के आधार पर उसका वर्गीकरण। तो बंधों के आधार पर वर्गीकरण में पहला नंबर आता है जिसे कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसे कहेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी कि आणविक ठोस इसे कहते हैं हिंदी में। दूसरा पॉइंट ये है आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड जिसे कहते हैं आयनिक ठोस। तीसरा पॉइंट ये है कोवैलेंट, कोवैलेंट सॉलिड्स जिसे हम कहेंगे सहसंयोजी ठोस। और चौथा नंबर यानी कि पॉइंट्स है मेटालिक सॉलिड। ठीक है, मेटालिक सॉलिड जिसे हम कहेंगे धात्विक ठोस। तो यहाँ पे हमने देखा कि चार टाइप्स के जो है हमने डिवाइड्स किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट के एक बार फिर से मैं रिकॉल कराता हूँ, मॉलिक्यूलर सॉलिड आणविक ठोस, आयनिक सॉलिड आयनिक ठोस, कोवैलेंट सॉलिड्स सहसंयोजक ठोस, और मेटालिक सॉलिड यानी कि धात्विक ठोस। अब एक एक को करके जो है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर में मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, उसके बाद हम ये देखेंगे कि कोवैलेंट सॉलिड क्या होते हैं, फिर मेटालिक सॉलिड। ठीक है, देखिए अभी इसके पहले ही मैंने बता दिया कि कोई भी सॉलिड का फॉर्मेशन होता है उनके संघटक या घटक कण के या उनके अवयवी कण के द्वारा, तीनों बातें कही है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे जो मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करते हैं नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है कि जो इनके घटक कण होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इनके कणों के बीच जो है वांडर वाल्स फोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि इनके जो घटक कण हैं, मॉलिक्यूल्स इनके घटक कण हैं, उनके बीच एक वांडर वाल फोर्स काम करता है जिसकी वजह से ये काफ़ी जो है, ठीक है, यानी कि वांडर वाल बल से क्या होते हैं, ये
आपस में बंधे होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये काफ़ी मजबूती से बने होते हैं, ठीक है। इन्हें ये जो है दुर्बल वांडरवाल्स फोर्स से बने होते हैं, यानी कि वीक होता है। यहाँ पे जो वांडरवाल्स फोर्स होता है इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, यानी कि आणविक जो अवयवी कण हैं उनमें जो वांडरवाल्स फोर्स होता है वो दुर्बल होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम दूसरे तरीके से कह दें कि आणविक ठोस में दो या दो से अधिक कणों के बीच लगने वाला वांडरवाल फोर्स यानी वांडरवाल बल क्या होता है, दुर्बल होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आयनिक सॉलिड के बारे में। तो यहाँ पे जो घटक कण होते हैं वो आयंस होते हैं, और आपको पता होगा कि आयंस में कैटायंस होता है, यानी कि पॉजिटिव आयंस होता है, एनायंस होते हैं जो नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है। इनके बीच वांडरवाल फोर्स क्या होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, यानी कि इनके अगर घटक कण देखें तो वो क्या होंगे, आयंस होंगे। आयंस मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, और जो वांडरवाल्स फोर्स होंगे इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, काफ़ी मजबूत होगा, प्रबल होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल जो है छूट गया था, मॉलिकुलर सॉलिड का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल CO2 है, ठीक है, CO2 और I2, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हैं। आयनिक ठोस का एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, NaCl, CaCl2, ठीक है, CaSO4, ये सारे एग्जाम्पल जो है आयनिक सॉलिड के हैं। अब हम देखते हैं सहसंयोजी ठोस। तो इनके जो घटक कण होते हैं वो क्या होते हैं, ये प्रबल मध्य प्रबल, यानी कि न तो ज़्यादा वीक होंगे और न ही जो है ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, ये जो है बीचों बीच में रहेंगे। तो इनके जो घटक कण हैं वो प्रबल सहसंयोजी बंध बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो है कि किस तरह से जो है इनके बीच जो है ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, यानी कि कोवेलेंट में क्या होता है कि ये मध्य वांडरवाल्स फोर्स से जुड़े होते हैं, और ये जो है स्ट्रॉन्ग से जुड़े होते हैं, और मॉलिक्यूलर सॉलिड जो काफ़ी जो है वीक वांडरवाल फोर्स से जुड़े होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आखिरी देख लेते हैं मेटालिक सॉलिड्स के बारे में, यानी कि धात्विक ठोस के बारे में। धात्विक ठोस क्या होता है, तो इसमें जो घटक कण होते हैं वो क्या होते हैं, कोई धातु होता है, कोई मेटल्स होते हैं, और ये क्या होता है कि ये धनायन होते हैं, यानी कि धातु के जो है कैटायन या धनायन जो होते हैं वो जुड़े होते हैं, जिन्हें कर्नेल कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब हम बात करें मेटालिक सॉलिड की, तो वहाँ पे मेटल्स के पॉजिटिव आयंस जुड़े होते हैं उनके घटक कण के रूप में, जिन्हें कर्नेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ठोसों में संकुलन, यानी नेक्स्ट पॉइंट ये है पैकिंग इन सॉलिड। अब पैकिंग इन सॉलिड की बात क्या है भाई, क्या होता है कि कोई भी सॉलिड है तो उनके जो घटक कण हैं कोई न कोई अरेंजमेंट होगा, तो वो किस तरह से पैक हैं, ठीक है, उनके घटक कण आपस में किस तरह से बंधे हुए हैं, इसी को पैकिंग ऑफ सॉलिड कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं ठोसों में संकुलन, ठीक है। अब देखिए, इसको हम दो तरह से समझने की कोशिश करेंगे। दोनों का अरेंजमेंट हम देखेंगे किस तरह से एक निश्चित क्रम में हम रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, एक कंडीशन ये हो सकता है कि मान लीजिए ऐसे हमने बना के रखा, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर जो है बना होगा बुक में, और आप भी बना सकते हैं इसे, दोनों केस हम दिखाएंगे। अब हर एक मॉलिक्यूल से सटा हुआ नीचे जो है एक मॉलिक्यूल्स रहेगा, ठीक है। ऐसे ही दो लेयर बना देते हैं, हर एक मॉलिक्यूल से सटा हुआ ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करेंगे, एक एक ध्यान से समझिएगा। ये सब सटे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे करके हैं, यहाँ पे क्या होगा कि दो तरह के एक्सिस काम करेंगे, ठीक है। एक जो ऐसे करके आ रहा है, एक ऐसे चला गया, और दूसरा जो है ऐसे चला गया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये जो हो गया वाई एक्सिस हो गया कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस तरह से मिलाएं अगर इस पॉइंट्स को, तो कहीं ना कहीं एक ज्योमेट्रिकल फिगर जो है यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसे हम ज्योमेट्रिकल फिगर। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ समझा दे कि अगर हम इस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर मान लेते एक ये जो
यहाँ पे रखा हुआ है मॉलिक्यूल्स, इस मॉलिक्यूल्स से सटे हुए जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसे नेबरिंग कहते हैं, उसे उसका पड़ोसी कण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये है इसका 1, फिर ये भी लगा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो इसका नेबरिंग जो पार्टिकल्स है वो कितने 8 हैं, और इसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो ये इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर हम बता देंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर इस जगह पे क्या है, 8 है। कोऑर्डिनेशन नंबर उनके नेबरिंग जो है पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग निकाला जाता है, जिसे हिंदी में हम समन्वय संख्या के नाम से जानते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट था हमने देखा कि ये किस तरह से, एक तरीका ये है अरेंजमेंट का। दूसरा तरीका हम एक और देख लेते हैं। मान लीजिए इस तरह से ये बना हुआ है, हमने फिर से ऐसे बना दिया, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे न बना करके इनके बीच में जो खाली जगह है, यानी कि यहाँ पे हमने बना दिया, यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे बना दिया और यहाँ पे बना दिया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही करके जो खाली जगह है, तो यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो है इस तरह से, तो एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस में, लेकिन यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं जरूर कोई ना कोई फिगर बनाएगा। तो यहाँ पे जो भी फिगर बनेगा या तो ऑक्टागोनल होगा या हेक्सागोनल होगा, इस तरह से। तो वहाँ पे भी काउंट करके हम कोऑर्डिनेशन नंबर उसका निकाल सकते हैं, और किस तरह से जो हम बताएंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है ना। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है सॉलिड स्टेट की जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम देखेंगे, और उसके बाद जो है आने वाले जो भी टाइम होगा उसमें जो है टाइम निकाल करके हम जो है सॉलिड स्टेट, फिर उसके बाद जो है हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और तमाम जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उनको पॉइंट वाइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच।